डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको रसायन विज्ञान भाग 1 की क्वांटम संख्याएं, पावली का नियम, हुंड का नियम, n+n का नियम पढ़ाएंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है बेटा क्वांटम संख्याएं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, वे संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन के आकार, कोष, आकृति, उपकोष, कोणीय संवेग, अभिविन्यास, चक्रण आदि को व्यक्त करती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। दोबारा से डेफिनेशन को समझिए, वे संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन के आकार, कोष, आकृति, उपकोष, कोणीय संवेग, अभिविन्यास, चक्रण आदि को व्यक्त करती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा आपका टॉपिक है बेटा क्वांटम संख्याओं के प्रकार। तो देखिए आप इधर, क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। आपको क्रम से याद रखना पड़ेगा क्योंकि इनके मान एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी आपकी बेटा द्वांशी क्वांटम संख्या, और तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथी है बेटा चक्रण क्वांटम संख्या। अब मैं पहली क्वांटम संख्या समझाऊंगा आपको। ऊपर वाली परिभाषा से आप इन चारों की परिभाषाएं बना सकते हैं। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक ही परिभाषा में ये तीनों चारों परिभाषाएं और जुड़ जाएंगी। देखिए बेटा क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ये किसी इलेक्ट्रॉन के आकार और कोष को व्यक्त करती है। यहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉटेड लाइन etc। इधर देखिए बेटा दूसरा आपकी क्वांटम संख्या है द्वांशी क्वांटम संख्या। इसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ये किसी इलेक्ट्रॉन की आकृति, कोणीय उपकोष, कोणीय संवेग को व्यक्त करती है। बेटा द्वांशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है, या आप कह सकते हैं L का मान n के मान पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला है कि आपको n बराबर दिया होगा, L के सभी मान निकालने हैं। तो फॉर्मूला है 0 से n-1 तक। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया n बराबर 3, तो L के सभी मान ज्ञात कीजिए। तो आप फॉर्मूले में लगाओगे 0 से n-1 तक, तो 0 से 3-1 तक, तो 0 से 2 तक। 0 से 2 तक कौन कौन सी संख्या आती है बेटा? 0, 1, 2। तो ये आपका आंसर हो गया 0, 1, 2। इधर देखिए, अगर आपको n के सभी मान निकालने हैं तो n बराबर n है बेटा। फॉर्मूला जैसे मैंने n बराबर 3 दिया और कहा n के सभी मान बताओ, तो कितने हो गए? 3 हो गए। अब आपका तीसरा प्रकार है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ये किसी इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को व्यक्त करती है। इसका मान द्वांशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है, या कह सकते हैं आप m का मान l के मान पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला n के सभी मान के लिए प्लस l से 0 से -l तक। मान लीजिए आपको मैंने l बराबर 3 दिया किसी क्वेश्चन में, तो m के सभी मान पूछे बेटा, तो आप लिखोगे +3
से 0 से -3 तक, तो +3 से -3 तक जाना है आपको, तो +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ये आंसर होगा। अगर कुल मान निकालने के लिए इसमें दो फॉर्मूले, n के कुल मान बराबर m बराबर n स्क्वायर, और बेटा ध्यान दीजिए n बराबर 2l + 1। ध्यान दीजिए मैंने n बराबर 3 दिया और n पर कुल मान पूछ रहा हूं, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए आप, 9 हो गया आंसर। अगर मैंने l बराबर 3 दे रखा है और n के कुल मान पूछ रहा हूं, तो 2 × 3 + 1, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 1 जोड़ दीजिए 7। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस आपको बुक में काफी अधिक मिलेंगे। चौथे प्रकार पे पहुंचता हूं बेटा। चौथा आपका प्रकार है चक्रण क्वांटम संख्या। ध्यान दीजिए बेटा, चक्रण क्वांटम संख्या को हम स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। ये किसी इलेक्ट्रॉन के चक्रण को व्यक्त करती है। इसका मान m के मान पर या चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिए L का मान m के सभी मानों के लिए ±1/2 होता है। अगर इसके कुल मान निकालें तो S बराबर, बेटा ध्यान दीजिए 2n²। मान लीजिए मैंने आपको n का मान दे दिया कितना, 3, और S के कुल मान पूछ रहा हूं, तो 2 × 3। क्लियर? और ध्यान दीजिए स्क्वायर लगा दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 3 किया 9, और 9 का 2 में गुणा कर दीजिए, कितना हुआ, 18। इस प्रकार तो आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं कि n बराबर 3, तो L M S के सभी मान और कुल मानों की गणना कीजिए। अगला आपका टॉपिक सर पढ़ाएंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हेमंत कुमार और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाया था संदीप सर ने आपको, क्वांटम संख्याएं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने अच्छे से समझा होगा क्वांटम संख्याओं को। तो क्वांटम संख्याओं में उन्होंने बताया था कि आपको क्रम का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। क्वांटम संख्याएं किस क्रम से आती हैं? पहली क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या n, दूसरी द्विगंशी क्वांटम संख्या l, उसके बाद कौन सी आती है बेटा? तीसरी कौन सी थी? चुंबकीय क्वांटम संख्या, और लास्ट चक्रण क्वांटम संख्या। यानी n, l, m और s, चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में उन्होंने आपको ढंग से समझाया था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो इसी से रिलेटेड है, पाउली का नियम। इसके बारे में हम बात करते हैं। पाउली का नियम क्या था? इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। अगर n, l व m तीनों के मान समान हैं तो s का मान कभी समान नहीं हो सकता। यानी अगर तीन क्वांटम संख्याएं हमारी समान हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या अगर हमारी समान है, तो चक्रण क्वांटम संख्या हमारी कभी समान नहीं हो सकती। क्योंकि किसी भी ऑर्बिट में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सबको पता है, 9th 10th में हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं ऑर्बिट में? 2। एक इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की तरफ जाता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आता है, तो एक चक्रण ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक नीचे की तरफ हो रहा है, तो स्पिन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए वो एक ऑर्बिट में रह पाते हैं। अगर वहां एनर्जी होगी तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में नहीं रह सकते। ठीक, इसके आगे हम चलते हैं। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको इसको समझाते हैं। सबसे पहले पाउली के नियम को मैं दोबारा डिक्टेट कर देता हूं। इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यदि n, l और m तीनों क्वांटम संख्याएं समान हैं तो चौथी क्वांटम संख्या यानी चक्रण क्वांटम संख्या s
कभी समान नहीं हो सकती। ये पाउली का नियम है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया O8 के 7वें इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या और O8 के 8वें इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, किन्हीं भी दो क्रमागत, क्रम का मतलब 3 4 5 6 7 8 कोई भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम O8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो 1s² 2s² 2p4, जैसे कि आप हाई स्कूल में करते थे। O8 को हम कैसे लिखते थे हाई स्कूल में, 2,6। लेकिन यहाँ पर अब जब आपका कोर्स अपडेट हो गया है तो आप ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ते हैं, s,p,d,f। s में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, b में 10 इलेक्ट्रॉन और f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो उनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वो कोष में उपकोष निकलेंगे और उनका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूगरेशन कुछ इस प्रकार से आएगा, जिसके बारे में अभी नेक्स्ट टॉपिक में हमारे सर आएंगे, वो आपको डिक्टेट करेंगे। तो हम यहाँ पर समझते हैं 1s² 2s² 2p4। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। दूसरे s में कितने हो गए, 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। हमें कौन से इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, 7वें इलेक्ट्रॉन की। तो 7वां इलेक्ट्रॉन हमारा किसमें आ रहा है, p में। तो p किस प्रकार से होती है, ये आपकी आकृति होती है p की, px py pz। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2px 2py और 2pz, 3 और 2px 2py 2pz। अब यहाँ पर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन भर गए थे, 1s2 2s2, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 और 2 4। हमें कौन सा इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, 7वें इलेक्ट्रॉन की। 4 के बाद पहला इलेक्ट्रॉन, 5 6 और 1 7। 7 इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से में जा रहा है, 2pz में। यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यहाँ पर n का मान क्या है, अंतिम कक्षा हमारी कौन सी है, p। और n कौन सा होता है बेटा, जो आगे लिखा होता है। तो यहाँ पर n का मान क्या है, कक्षा कौन सी है हमारी, दूसरी। तो n का मान क्या हो गया, 2। n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या कितनी होगी हमारी, 2। l क्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या। l का मान क्या होता है, 0 से n-1, यानी n-1 का मतलब 0 से 2 - 1। तो यानी इसके कुल मान कितने होंगे, 0 और 1, ठीक है। लास्ट इसका 1 है। तो यहाँ पर m का मान क्या होता है, -+l से 0 और 0 से -l तक। तो यहाँ पर m का मान क्या आएगा बेटा, +1 से 0 और यहाँ -1। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, -1 में। तो -1, m का मान क्या हो गया, -1। s का मान क्या है, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है बेटा, ऊपर की ओर। जब इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर की ओर होता है तो s का मान होता है +½ और जब नीचे की ओर आता है तो -½ ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान क्या है, 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान +½ 8वें इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। 8वें इलेक्ट्रॉन में n का मान वही रहेगा जो पीछे था, क्योंकि कक्षा तो वही है। तो यानी n बराबर 2। इसके बाद l का मान क्या होगा, वही 1। m का मान क्या होगा, 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ था, 8वां इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो 8वें इलेक्ट्रॉन का मान क्या है, m का +1, क्या है, +1। और s का मान क्या हो गया, ये नीचे की ओर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, -½ तो इसमें हमने ये चीज समझी कि किन्हीं भी 2 क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान, चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं हो सकते। अगर 3 मान समान हैं, n, l और m, तो s का मान कभी समान नहीं हो सकता। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आपसे सर डिस्कस करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, क्वांटम और पॉली का नियम संदीप सर और हेमंत जी के द्वारा बताया गया है।
इसके बाद जो अगला टॉपिक चलेगा वो चलेगा हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या है बच्चों? देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनको ऑर्बिटलों में एक एक करके प्रवेश कराया जाता है। कैसे प्रवेश कराया जाता है? एक एक करके, और यथासंभव, यथासंभव का मतलब होता है ज्यादातर। इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त होते हैं? अयुग्मित। अब वो कैसे होते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसमें ऑर्बिटलों को एक एक करके प्रवेश कराते हैं। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसको ऑर्बिटलों में एक एक करके प्रवेश कराते हैं। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त होते हैं? अयुग्मित प्राप्त होते हैं। बच्चों आप जानते हैं परमाणु गोलाकार होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कोश के रूप में बटे होते हैं, कोश में उपस्थित होते हैं और उपकोश में भी उपस्थित होते हैं। उपकोश जैसे कि एस में इलेक्ट्रॉन कितने प्राप्त होते हैं? 2। तो 2 एस उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें ऑर्बिटल बनेगा 1। ये ध्यान रखिए, कितना ऑर्बिटल बनेगा? 1। जिस उपकोश में जितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आगे ऑर्बिटल बनते हैं। उनमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एक ऑर्बिटल में अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब बच्चों देखिए अगला उपकोश पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। इसके ऑर्बिटल बनेंगे 3, क्योंकि हमने अभी बताया आगे ऑर्बिटल बनते क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बच्चों देखिए एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ऊपर वाले और नीचे वाले कितने घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? अगला उपकोश देखते हैं डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अधिकतम 10। तो जाहिर सी बात है इसके आगे ऑर्बिटल यानी 5 ऑर्बिटल बनेंगे। ऊपर वाले क्लॉकवाइज होते हैं और नीचे वाले क्या होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। यानी जो परमाणु में जो ऑर्बिटल होता है उसमें जो ऊपर का इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लॉकवाइज घूमता है। देखिए क्लॉकवाइज, ऊपर के सारे क्लॉकवाइज, और नीचे के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब बच्चों अपनी डेफिनेशन पर आते हैं। हमारी डेफिनेशन कहलाती है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें ऑर्बिटलों को एक एक करके प्रवेश कराते हैं। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त होते हैं? अयुग्मित। कैसे होते हैं? देखिए आइए चलिए। पी में ऑर्बिटल 3 होंगे, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा, जोड़ा बनाते हैं। देखिए ऊपर का इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, नीचे का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं आया है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित यानी जोड़ा नहीं बना। जोड़ा बनना चाहिए इलेक्ट्रॉन का। बच्चों देखिए जोड़ा कैसे बनता है? एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये जोड़ा होता है। यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आया तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने माने जाएंगे? A। P2 देखिए, याद रखिए एक बात और ध्यान रखिए बच्चों, पहले क्लॉकवाइज भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटलों में, उसके बाद जब क्लॉकवाइज भर जाते हैं फिर आपका क्या आता है? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए P2 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, एक इसमें ऑर्बिटल में एक इसमें, नीचे के 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे गए। ठीक है ना? 2 एंटी क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन नहीं आए, यानी जोड़ा अधूरा रह गया। कितने जोड़े अधूरे रह गए? 2। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। अब P3 में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 1 2 3 क्लॉकवाइज बढ़ गए, लेकिन नीचे के 3 एंटी क्लॉकवाइज नहीं आए, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3, यानी 3 जोड़े नहीं बने गए। अगला है P4 में देखिए 1 2 3 क्लॉकवाइज, चौथा एंटी क्लॉकवाइज। देखो बच्चों ये जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ ये जोड़े नहीं बने। तो कितने जोड़े नहीं बने? 2। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखिए इसके सामने 2। अब देखिए P5 में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 2 जोड़े बन गए, एक जोड़ा नहीं बना। अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। P6 में देखिए ऊपर का 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और नीचे का भी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी सारे जोड़े हमारे बन चुके हैं ऑर्बिटल में। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त होंगे? 0। अब बच्चों देखिए ज्यादातर कैसे इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए? अयुग्मित ही तो प्राप्त हुए कि युग्मित प्राप्त हुए? अयुग्मित प्राप्त हो तो उसने लीक तो कहा है
ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त होते हैं? अयुग्मित। परमाणु में जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों को एक एक करके प्रवेश कराते हैं। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त होते हैं? अयुग्मित प्राप्त होते हैं। यही हुंडे ने कहा था परमाणु में जो ऑर्बिटल उपस्थित हो, परमाणु में जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों को एक एक करके प्रवेश कराते हैं। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कैसे प्राप्त होते हैं? अयुग्मित प्राप्त होते हैं। बच्चों इसी क्रम में अगला जो टॉपिक है वो है n+l का नियम। n+l का नियम क्या है? देखो बच्चों, परमाणु में बहुत सारे उपकोष होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, हमको ये कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में प्रवेश कर रहा है? जैसे दो उपकोष दे रखे, देखिए डेफिनेशन से पहले यहाँ देखिए, दो उपकोष दे रखे 4s और 3d। इनमें इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश करेगा ये हमको कैसे पता चलेगा? ये किसके द्वारा पता चलता है? n+l के नियमानुसार पता चलता है। अब बच्चों ये याद रखना कि n+l का योग जिस उपकोष में सबसे कम होता है, n+l का योग जिस उपकोष में सबसे कम होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में प्रवेश करेगा। आइए एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं, फिर डेफिनेशन देंगे। देखिए 4s है और ये क्या है? 3d है। अब ये देखिए आगे का जो नंबर होता है कोष कहलाता है, कोष यानी n, ठीक है। n यहाँ कितने आए? 4 और यहाँ n कितने आए? 3। अगला देखिए n के बारे में मैं बता चुका हूँ, n = s में 0, p में 1, d में 2 और f में 3। तो बच्चों देखिए यहाँ पर s है, यहाँ पर s में n कितना आएगा? 0 और यहाँ देखिए d है, d में n कितना आएगा? 2। तो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए n+n का मतलब इन दोनों को जोड़ दिया तो 4 और 0 4 आ गया और 3 और 2 कितने आ गए? 5 आ गए। अब देखिए सबसे कम योग किस में आ रहा है? इस वाले में आ रहा है और ये क्या है? 4s। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा? 4s में प्रवेश करेगा। यही डेफिनेशन है कि परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसको उपकोष में n+l के नियमानुसार प्रवेश कराते हैं। n+l का योग जिस उपकोष में कम होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी उपकोष में क्या करते हैं? प्रवेश कराते हैं। तो समझ में आया बच्चों कि जो उपकोष है, ठीक है ना, उनमें n+l का योग जिस उपकोष में सबसे कम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी उपकोष में प्रवेश कराते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो जाहिर सी आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में अगला एक छोटा सा टॉपिक बताता हूं मैं इसी क्रम में कि अगर दोनों n+l का नियम बराबर, n+l का योग बराबर है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेगा? देखिए बच्चों एक सेकंड का बच्चों, देखिए इसी क्रम में देखिए 4p और 6p और 4af में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस उपकोष में प्रवेश करेगा? देखिए यहाँ पर n देखिए 6 और यहाँ n देखिए 4, यहाँ l देखिए p में आप जानते हैं 1 होता है और df में आप जानते हैं 3 होता है। दोनों का योग n+l 7 आ गया। अगर योग बराबर है तो अब क्या करें? अब तो बड़ी समस्या हो गई। तब हम किसको देखते हैं? n को देखते हैं, ठीक है। अगर n+l का योग बराबर आ रहा है तो हम किसको देखते हैं? फिर हम n को देखते हैं। देखिए n का मान किस में कम आ रहा है? 4f में कम आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में प्रवेश करेगा? 4f में प्रवेश करेगा। अगर n+l का योग बराबर आता है फिर हम किस में जाते हैं? n में जाते हैं। n का मान जिसका कम होगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी में प्रवेश करेगा। वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।